भारतीय समाज के जिन हिस्सों पर मैं आपसे बातचीत करूंगा उनमें जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। तो इस पूरी टॉपिक को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला जो हिस्सा होगा वो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं और दूसरा होगा एकता में विविधता। तो करीब करीब एक सवाल इन दोनों टॉपिक्स में से अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करें। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय समाज कैसे बना? विभिन्न संस्कृतियों एवं प्रजातीय तत्वों से मिलकर भारतीय समाज का निर्माण हुआ है। अगर हम भारतीय समाज को सरल शब्दों में, उसके निर्माण की गाथा को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो यह भारतीय समाज को हम कुछ इस तरीके से व्याख्यात कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारतीय समाज एक मल्टीकल्चरल, बहुसांस्कृतिक, मल्टी एथनिक, बहु निर्जाति और मल्टी आइडियोलॉजिकल, बहु विचारधारा वाला, यानी बहुत सारी विचारधाराएं यहाँ पुष्पित पल्लवित हुई हैं। तो इन सब से मिलकर भारतीय समाज का निर्माण हुआ है। यानी कि इस अति प्राचीन एवं विशाल भारतीय समाज में अनेक धर्मों, संस्कृतियों, प्रथाओं, परंपराओं वाले समूहों और समुदाय का सह अस्तित्व हमेशा से रहा है। लोगों की प्रथाओं, मूल्यों, विश्वासों, रहन सहन के तरीकों, भोजन, उनकी धार्मिक मान्यताओं, ये काफी भिन्न है और यही डाइवर्सिटी का, यही विविधता का कारण भी। लेकिन हम उन कारणों पर जाएं इसके पहले ये जानना आवश्यक है कि भारतीय समाज की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। आइए हम इसे समझने का प्रयास करें। तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं को समझने से पहले बहुत संक्षेप में लेकिन महत्वपूर्ण है ये जानना कि स्रोत क्या क्या है, भारतीय समाज के उद्विकास के स्रोत क्या है। इन चार स्रोतों की बात मैंने यहाँ पर देखिए डिस्प्ले हो रहा है। पहला है धर्म ग्रंथ। ये 4 पॉइंट्स में आप समझ सकते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों में प्रमुख 4 वेदों की बात हम करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दूसरा, जब हम बात करते हैं आरण्यक के उपनिषद, उसके बाद वेदांत, स्मृति साहित्य, महाकाव्यों की जब बात करते हैं तो उसमें रामायण और महाभारत और पुराण आदि ग्रंथ आते हैं। अब जब हम इन धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो एक बात ये जानना महत्वपूर्ण है कि इन धर्म ग्रंथों में हमें मिलता क्या है। वास्तव में इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम भारतीय समाज एवं संस्कृति, आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का एक विस्तार से विवरण एक जगह प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमें यहाँ पर इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने का लाभ है। दूसरा, 6 वेदांतों और 3 सूत्र ग्रंथों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उस समय तत्कालीन समाज में समाज कैसा था, परिवार कैसा था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, कैसे कार्यशील थी, आश्रम को किस तरीके से क्रियाशील किया गया था और आश्रम व्यवस्था के माध्यम से क्या साधने की कोशिश की गई थी, इसका विस्तार से हमें विवरण उसमें मिलता है। बौद्ध ग्रंथों की अगर हम बात करें तो त्रिपिटक, जातक, पाली बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, पाली बौद्ध और संस्कृत बौद्ध ग्रंथ प्रमुख है। अब जैसे हम त्रिपिटक की बात करते हैं तो उसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों की चर्चा की गई है। दैनिक जीवन संबंधी जो व्यवहार करने के तरीके हैं उनकी विस्तार से चर्चा की गई है। विधि और निषेधों का उल्लेख किया गया है। दूसरी ओर जब हम जैन धर्म ग्रंथों में परिग्रह, पर्व, भद्र, बाहुचरित्र, जैन आगम ग्रंथों और कई टीकाओं पर दृष्टि डालते हैं तो हमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में काफी विस्तार से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया धर्म ग्रंथों का। 4 खंबे, जैसे कोई छत है तो भारतीय समाज की विशेषताएं एक छत के समान है, लेकिन इसके सोर्सेज 4 खंबे हैं, 4 पिलर्स हैं। तो पहला धर्म ग्रंथ हो गया। दूसरा हो गया ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, चाणक्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
गार्गी संहिता, मुद्रा राक्षस, हर्ष चरित्र, राज तरंगिणी, इसमें कश्मीर कवि कलहण ने कश्मीर का विस्तार से उल्लेख किया है। ये ऐसे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो तत्कालीन समाज पर जो है हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसी के साथ अगर हम थोड़ा मध्यकालीन समय में दृष्टि डालें तो अब्दुल फजल के द्वारा लिखित अकबरनामा, आईने आईने अकबरी, बाबरनामा, ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा हो गया विदेशियों के विवरण। जब हम इस पर दृष्टि डालते हैं तो अलग अलग समय अंतराल पर अलग अलग विदेशी यात्री यहाँ पर आए और उन्होंने भारतीय समाज की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था पर अपने संस्मरण लिखे अपने देशों में लौटने के बाद। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। फारस से आया हुआ स्काइलैक्स, यूनान से एक यात्री आया था हिकेटियस, फारस का ही केसियस, यूनान का मैग्नाथीस और डायमेक्स, चीनी यात्री फायान और हेनसांग। यूरोप के लेखकों में प्रमुख नाम आता है मार्को पोलो का। इन्होंने जो यहाँ पर विजिट करने के बाद, यहाँ की यात्रा के बाद जो ग्रंथ लिखे तो उस पर भी हमें काफी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया तीसरा पिलर, यानी तीसरा प्रमुख स्रोत, सोर्स, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था की ऐतिहासिकता के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। चौथा इंपॉर्टेंट जो है वो आर्कियोलॉजिकल है, पुरातत्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय बहुत ये शब्द जो है ध्यान दीजिएगा चर्चा में है। इस समय बहुत सारे जुडिशियल डिस्प्यूट्स में पुरातत्व का सहयोग जुडिशरी ले रही है। बाकी आप समझदार हैं, मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। तो प्राचीन काल से जो प्राप्त सामग्री है, जैसे भवन और नगर, उत्कीर्ण लेख, मुद्राएं, ये सारी चीजें जो है पुरातत्व के अंतर्गत आती है। इतिहास आप पढ़ते हैं जीएस में तो सिंधु सभ्यता, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, है ना, ये तमाम जो सभ्यताएं जो थी उनका जो पता था वो खुदाई से हमें लगा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं, सारनाथ, बौद्ध गया, सांची, अमरावती के स्तूप, जैन मंदिर, ये तमाम जो आप देखिए, और तमाम जो मुद्राएं और मूर्तियां खनन के दौरान मिलती हैं, ये सभी भारतीय इतिहास की और अपने समकालीन समाज की साक्षी रही है। इनसे हमें काफी जानकारी प्राप्त होती है कि तत्कालीन समाज कैसा रहा होगा, उसकी रुचियां कैसी रही होंगी, व्यवहार विधियां कैसी रही होंगी, है ना, आर्थिक व्यवस्था कैसी रही होगी, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही होगी, इस पर कहीं ना कहीं प्रकाश डालती है। तो ये तो हो गया स्रोतों की बात, जो संक्षेप में मैंने आपके सामने साझा की। छोटा टिप्पणी में, शॉर्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कभी कभी प्रश्न बन सकता है, तो उस संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आपको उसके बारे में एक परिचय यहाँ पर दिया है, जिस पर आप पर्याप्त अगर लॉन्ग टाइम भी अगर आता है तो भी आप वो सवाल उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं भारतीय समाज की विशेषताएं। जब हम भारतीय समाज की विशेषताओं की बात करते हैं तो भारतीय समाज में आपको मालूम है कि आर्य, अनार्य, द्रविड़, शक, हूण, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मंगोल, पारसी, ये तमाम अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर आई और यहाँ की संस्कृति में रंगते हुए यहीं पर रच बस गई। और यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति थी उसकी खास बात क्या थी कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों, विचारों, दर्शनों, धर्मों, भाषाओं, धार्मिक परंपराओं, प्रथाओं के प्रति सहनशीलता का परिचय देते हुए यहाँ की स्थानीय संस्कृति ने इन बाहरी आगंतुकों को उनका न सिर्फ स्वागत किया बल्कि अपने में समाहित करने का कार्य किया। तो आप देखिए इस प्रकार क्या हो गया, जो मैंने आपसे कहा, जब मैंने समाज की परिभाषा आपको दी तो उसमें 3 शब्दों का प्रयोग किया था कि भारतीय समाज के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, है ना, जिसको हम समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उत्तर लिखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वो है मल्टीकल्चरल, बहुसांस्कृतिक,
बहुनिर्जातीय और बहुवैचारिक। तो आप देखिए, जो अभी मैंने आपको स्रोत बताए उसमें भी ये तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ये तीनों तत्व मौजूद हैं। ठीक है। तो भारतीय समाज की विशेषता जो है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ की जो हजारों साल पहले की सनातन परंपरा रही है उसी का घोतक है, बल्कि जो बाहरी लोग आए वो यहाँ पर मिल गए, घुल मिल गए, और उसने जो है कहीं ना कहीं यहाँ की स्थानीय संस्कृति और व्यवहार प्रविधियों में आंशिक परिवर्तन समय समय पर किया है। तो वो किस रूप में आया है, आइए इन विशेषताओं के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं। भारतीय समाज की विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है वो है प्राचीनता एवं स्थायित्व। इसको आप नोट करते चलें, प्राचीनता एवं स्थायित्व। ठीक है। अब देखिए, प्राचीनता एवं स्थायित्व की जो हम बात करते हैं जिसका अर्थ क्या होता है। पहली चीज, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यह जो लाइन है यह भारतीय समाज के प्राचीनता का द्योतक है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि विवाह जो है वो वैदिक रीति से होता है। ग्राम पंचायत, पंचायती व्यवस्था हमारे देश में लागू की गई, लेकिन क्या इसके पहले जब 92 में पंचायती राज व्यवस्था आई विधिक रूप से, तो क्या उसके पहले नहीं थी? बिल्कुल थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र भी हैं, क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटिए तो आपको तमाम ऐसे गणराज्य मिल जाएंगे जिसमें रियल डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र की जो मूल भावना है वो परिलक्षित होती है राजनीतिक आचरणों में। तो ग्राम पंचायत, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, है ना, विवाह का धार्मिक संस्कार होना, यह सब प्राचीनता, प्राचीन संस्कृति का अंग है जो आज भी हमारे दैनिक व्यवहार में परिलक्षित होता है। ये अलग चीज है कि आप कह सकते हैं सर विवाह एक धार्मिक संस्कार भी है तो लिव इन रिलेशनशिप भी आ गया। ये तो समय समय पर जो स्टैब्लिश संस्थाएं होती हैं उनको चुनौतियां इस तरह के तत्कालीन छोटे मोटे इनोवेशन से होती रहती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि एक समय ऐसा आया कि 30-35 वर्ष पूर्व नारकी परिवारों का प्रश्न बढ़ा और उसके दुष्परिणामों को लोगों ने झेलना शुरू किया। तो आज पुनः उन्हीं नाभिकीय परिवारों का एक बड़ा प्रतिशत ऐसा है, और खासकर जब आप देखिए कोविड-19 से इसको जोड़िए, करंट अफेयर से इसको जोड़िए, तो वो एक ऐसी महामारी थी जिसने पुनः संयुक्त परिवार व्यवस्था की महत्ता को रेखांकित किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो उस पर विश्वास नहीं रखते थे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को इग्नोर करते थे, उनका भी विश्वास संयुक्त परिवार प्रणाली में बढ़ा है। और यह कोरोना महामारी के समय लोगों की जो नजरिया था, लोगों का जो दृष्टिकोण था कि नहीं नारकीय परिवार श्रेष्ठ होता है, वो काफी हद तक बदला है, ऐसा समाजशास्त्रीय शोध दिखलाते हैं। ठीक है। इसी में गीता, बुद्ध और महावीर के उपदेश भी आप देखिए यहाँ पर हमारे देश में आज भी हमारे समाज को जो है वो क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। अध्यात्मवाद, प्रकृति की पूजा, आप में से तमाम लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वो क्या है? प्रकृति की पूजा है कि नहीं है? कितने लोग देते हैं? हाथ उठाइए। पवित्रता, धर्म, कर्म और पुनः जन्म, सत्य, अहिंसा, अस्तेय के सिद्धांत, इसकी गूंज हमारे रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं हमें सुनाई देती है, हमारे आचरण में कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है। तो ये प्राचीनता भी है और स्थायित्व भी है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में उसका उपदेश दिया था, लेकिन आप देखिए, और वो गीता का उपदेश आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए तो बहुत ही उपयोगी है कि निष्काम कर्म करिए, अपना बेस्ट, तैयारी के समय में अपना बेस्ट आप करिए। ये मत सोचिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा कि नहीं, मेंस होगा कि नहीं, अच्छी तरीके से तैयारी करिए, बेस्ट दीजिए, सही स्ट्रेटजी के साथ दीजिए। तो जो आप बेस्ट देंगे तो प्रकृति का एक नियम है, उसका आउटकम भी बेस्ट होता है, कभी वर्स्ट नहीं होता। ये भी हमारे भारतीय समाज के अध्यात्मवाद से निकली हुई एक
मार्गदर्शिका है, जो हमें आपके आपके जैसे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करती है जब आप हताश होते हैं, निराश होते हैं। तो भारतीय समाज में उस हताशा और निराशा को दूर करने की तमाम औषधियां हैं। भगवत गीता में, भगवत गीता सबसे बड़ी औषधि है। नंबर 2, समन्वयवादी दृष्टिकोण। दूसरी विशेषता है समन्वयवादी दृष्टिकोण। सिंथेटिक पर्सपेक्टिव क्या है? आप देखिए कि समय समय पर बाहरी आक्रांता आए, बाहरी अलग अलग सभ्यताओं के लोग यहाँ पर आए। जैसे मध्यकाल में अगर आप देखते हैं तो मुसलमानों के संपर्क से दीन इलाही धर्म यहाँ पनपा। सूफी संप्रदाय भारत के अध्यात्मवाद, योग साधना और रहस्यवाद का ही संस्करण है। ठीक है। बौद्ध धर्म को अगर आप देखिए, सिखिज्म को आप देखिए, बहुत कुछ हिंदू धर्म जैसा ही है। करीब करीब अगर बहुत तकनीकी डिफरेंसेस की अगर बात न करें तो वो हिंदू धर्म जैसा ही हमें दिखाई देता है। लेकिन बात एक जैसा दिखाई देने की नहीं, बात है कि भारतीय समाज या भारतीय संस्कृति एक समुद्र की भांति है, जिसमें ये छोटी छोटी धाराएं जो है आकर उस समुद्र के वैभव को, उसकी गरिमा को, उसके प्रकाश को और ज्यादा आलोकित कर रही हैं, प्रकाशित कर रही हैं। तो ये एक चीज है जो हमें समझना चाहिए। तीसरा है अध्यात्म। तीसरा है अध्यात्म। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संस्कृति की धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज और संस्कृति की आत्मा है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति में भौतिक सुख और भोग लिप्सा को कभी भी जीवन का ध्येय नहीं माना गया है। हमारे संस्कृति में, हमारे सामाजिक व्यवस्था में पुरुषार्थों की बात कही गई। 4 पुरुषार्थ, 4 तरह के पुरुषार्थ कहे गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप देखिए भारतीय समाज की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि साल्वेशन यानी मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। यानी कि खूब धन कमाना, भोग विलास करना, ये हमारी सांस्कृतिक विशेषता नहीं है, ये भारतीय समाज की विशेषता नहीं है। भारतीय समाज यहाँ की जो आध्यात्मिक, यहाँ भारतीय समाज का जो अध्यात्मवाद है, भारतीय समाज का जो अध्यात्मवाद है वो हमें धर्म, एक चैनल बताता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब जो धारण करने योग्य है। अर्थ मतलब आप अपने सांसारिक क्रियाकलापों को करने के लिए जो आवश्यक कर्म करते हैं, खाली धन कमाना नहीं है। इस अर्थ में और भी कई तरह की एक्शंस शामिल हैं। काम, काम का मतलब यहाँ पर अमूमन सेक्स से लिया जाता है। काम का अर्थ सेक्स ही नहीं है। काम का अर्थ होता है कि आप अपने दायित्वों के, अपने दायित्व रूपी कर्मों को कितनी सजगता और जागरूकता के साथ करते हैं, वह हुआ काम। तो जब आप अलाइनमेंट में रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम के अलाइनमेंट में रहते हैं, तो अल्टीमेटली परम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति आपको सहज रूप से हो जाती है। अब आप खाली धन पर, अर्थ पर अगर आप फोकस ज्यादा करेंगे तो भी अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा, है ना। खाली पॉइंट नंबर 3 पर अगर फोकस करेंगे तो भी आपका अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो भारतीय सांस्कृतिक जो विशेषता है उसने एक बड़े ही, आप देखिए हमारी जो प्राचीन जो परंपराएं रही हैं, प्राचीन जो सामाजिक ऑर्डर रहा है, काम करने का जो बंटवारा किया गया है, जो उसका सिस्टम है, जो उसका क्रमबद्धता है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो तौर तरीका है, वो कितना क्रमबद्धता लिए हुए है। और अगर उसी क्रमबद्धता से आप चलिए तो जो परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, वो आपको सहज रूप से हो जाएगी। ये पॉइंट नंबर 3 अध्यात्मवाद की एक मूलभूत विशेषता। अध्यात्मवाद जो है वो आपको शारीरिक सुख के स्थान पर मानसिक और आध्यात्मिक आनंद पर बल देने पर जोर देता है। ठीक है। चौथा है धर्म की प्रधानता। धर्म की प्रधानता, धर्म की प्रधानता। धर्म की प्रधानता क्या है?
देखिए, भारतीय जनमानस पर, भारतीय जनजीवन पर वेदों, उपनिषदों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पुराण, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, है ना, गुरु ग्रंथ साहब, इन तमाम महान जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों ने सामाजिक जीवन में, लोगों के जीवन में आशावाद, आस्तिकता, त्याग, संयम, तप, मानव कल्याण, मानव सेवा, इसका पाठ, इसका संदेश जो है संचारित किया है ना। भारत के लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक अनेक तरह के धार्मिक कार्यों को संपादित करते हैं, और यह सब क्रमबद्धता, यह सब धर्म की प्रधानता, चूंकि धर्म आधारित समाज है हमारा। जो भी व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता, तो पक्का आप ये जान के चलिए कि जो नास्तिक होता है वो सबसे बड़ा आस्तिक होता है, क्योंकि न मानना मानने की, स्वीकार करने की पहली सीढ़ी है। तो धर्म की प्रधानता इस प्रकार। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट और अभी कुछ दिन पहले चर्चित रहा है वो है सहिष्णुता। सहिष्णुता, जो अभी टॉलरेंस और इनटॉलरेंस का बहस अभी 1.5-2 साल पहले चल रहा था, तो भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है सहिष्णुता की। जितने भी सभी धर्म हैं जो भारत में एग्जिस्ट करते हैं, प्रजातियां, संप्रदाय, है ना, इन सभी के प्रति हम सहिष्णु रहें, इन सभी के प्रति हम उदार रहें, है ना। हमारे मन में किसी तरह की कोई पक्षपातपूर्ण भावना दूसरे धर्मों या संप्रदायों के प्रति न, यही सहिष्णुता की भावना होती है। ठीक है। हमारे यहाँ आप देखिए, समय समय पर विदेशी संस्कृतियों के लोग भी आए, और ऐसा नहीं था कि हमने जो स्थानीय लोग थे उनको मार के भगा दिया, हमने उनको यहाँ पर रहने का अवसर भी दिया। वो फले फूले मुगल्स क्या थे, वो बाहर के ही थे, यहाँ आए और 300 साल तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो वो यहाँ आए, बसे, और 300 वर्षों तक लगभग उन्होंने शासन किया। तो ये क्या है, ये भारतीय समाज और संस्कृति की सहिष्णुता का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है। तो इसी पर अभी आप देखिए, अगर आप करंट अफेयर से जोड़ दीजिए तो अभी 2 वर्ष पहले की बात है, टॉलरेंस इंटॉलरेंस पर भारतीय समाज में कितनी बहस हो रही थी, है ना। छठा है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता क्या है? छठा पॉइंट, अनुकूलनशीलता।